नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, हम समझेंगे अगले 1 घंटे में। दिल्ली विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पर आखिर हंगामा क्यों है बरपा? इस कैग रिपोर्ट से कौन हो रहा है बेनकाब, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कि कितना चलेगी डर और भ्रम की सियासत। तमिलनाडु में डीएमके ने भाषाई युद्ध की धमकी दी है। क्या उत्तर और दक्षिण को बांटने की सियासत चमका रहे हैं नेता? तो डर की सियासत में ममता बनर्जी ने फर्जी वोट को बनाया है मुद्दा। कितना चलेगी यह सियासत, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही साथ आज बात होगी कि मुखिया पति को नो, यानी अब पंचायतों में नहीं चलेगा प्रधान पति का रौला। आखिर क्यों और कैसे, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन इससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के समीप माड़ा गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर मलबे में दबे। मजदूरों को निकालने के लिए आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य बचाव दल की ली जा रही है मदद। अब तक 16 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच नई दिल्ली में बैठक। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। मुक्त व्यापार समझौते पर साल के अंत तक सहमति बनने की संभावना। 2025 से आगे के लिए भारत और ईयू साझेदारी को लेकर एक बोल्ड और महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाने पर सहमत। एकेडमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी बनी नई सहमति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों का पकड़े जाना और नागरिकों को न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की है पहचान। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट। सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सच होगा उजागर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की देखरेख में संभल की जामा मस्जिद में साफ सफाई कराए जाने को दी मंजूरी। मस्जिद की रंगाई पुताई पर कोर्ट 4 मार्च को सुनाएगा फैसला। तो सबसे पहले बात होगी दिल्ली की कैग रिपोर्ट को लेकर, जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है और विधानसभा में इसको लेकर पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है दिल्ली विधानसभा के सत्र का, जिसमें आज हंगामा होने की संभावना बनी हुई है। और आखिर क्यों ये हो रहा है हंगामा? क्या केजरीवाल फिर बेनकाब होंगे? दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश कर रही हैं। विधानसभा सत्र का चौथा दिन भी कैग रिपोर्ट को लेकर हंगामा खेज रहा है। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब यह रिपोर्ट लोक लेखा समिति यानी पीएसए में भेजी गई है, जहां इस पूरे मामले की हर पहलू पर बारीकी से गौर किया जाएगा। अब एक बार फिर स्वास्थ्य से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों में के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। मोहल्ला क्लिनिक, डिस्पेंसरी सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी डॉक्टर्स, कर्मियों, दवाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि इन मोहल्ला क्लिनिक्स में थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर जांच की मशीन और ग्लूकोमीटर जैसे सामान्य उपकरण भी नहीं हैं। अधिकतर मरीजों की जांच में डॉक्टर 1 मिनट भी नहीं लेते हैं और बिना जांच के दवा थमा दी जाती है। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, जबकि मार्च 2023 तक 523 मोहल्ला क्लिनिक ही खुल पाए और इसमें से भी शाम की पाली के 31 क्लिनिक हैं।
31 मार्च 2020 के बाद अब 3 वर्षों में सिर्फ 38 क्लिनिक बन पाए हैं। तो आप स्थिति समझ सकते हैं। कैग ने 4 जिलों के 218 मोहल्ला क्लिनिक का ऑडिट किया। कैग ने 74 क्लिनिक्स का संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया और पाया कि 53% यानी कुल 39 मोहल्ला क्लिनिकों में 75% से भी कम आवश्यक दवाएं हैं। जो जरूरी दवाएं हैं उनमें 75% भी नहीं मौजूद है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ योजना, डॉक्टर, एनएनएम, फार्मासिस्ट की कमी से जूझ रही है और इन दोनों योजनाओं के लिए आवश्यक सूची में दर्ज 100 दवाओं में से 76 दवाएं सेंट्रल स्टोर में नहीं है, यानी आवश्यक दवाओं के बगैर ही मोबाइल हेल्थ योजना चल रही है। वहीं वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच पीएचसी के निर्माण के लिए 35 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित हुए, जिनमें से केवल 9 करोड़ 78 लाख रुपए ही खर्च हो सके। यानी कैग रिपोर्ट से साफ है कि जिस मोहल्ला क्लिनिक को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बताते हुए अरविंद केजरीवाल थकते नहीं थे और अपनी सियासत चमकाते रहे, वो उनकी हकीकत कुछ और ही है। अब आम आदमी पार्टी से कुछ कहते बन नहीं रहा है। उनका कहना है कि भाजपा का रवैया काम करने का कम और आम आदमी पार्टी को गालियां देने का ज्यादा लग रहा है। लेकिन यह सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा कि अगर पिछली सरकार में कुछ गलत हुआ है तो उस भ्रष्टाचार को, उस गलती को उजागर करने का क्या मौजूदा सरकार को अधिकार है या नहीं। तो सारी सियासत अब कैग रिपोर्ट्स पर आकर टिकी हुई है और बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय का कहना है कि दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ था वो अब इन कैग रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रहा है और इसके जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीएसी में ये पूरा विषय जाएगा और निश्चित रूप से दिल्ली के जनता के साथ जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस प्रकार से घोर अनियमितताएं हुई हैं और अपने आप को पारदर्शी कहने वाली पार्टी जिसने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, बड़ा भ्रष्टाचार किया, तो निश्चित रूप से एक एक पैसा दिल्ली के लोगों का वापस आने की अब तैयारी है। और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ का कहना है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश करना एक सामान्य प्रक्रिया है। भाजपा की आदत है कि हर चीज का एक नैरेटिव बिल्ड कर देती है कि सीएजी रिपोर्ट को भी सेशन में पेश होना ही था, क्योंकि लास्ट जो हमारे मुख्यमंत्री थी आतिशी जी, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरे करके गए थे और उन्होंने स्पीकर को एक सील्ड एनवेलप में सीएजी रिपोर्ट भेज दी थी, जो अब पेश हुई। वैसे भी ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि ये सामान्य प्रक्रिया पिछले 14 सीएजी रिपोर्ट्स की 10 वर्षों के दौरान आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं की थी। फिलहाल सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई है और रिपोर्ट को लेकर विपक्ष का हंगामा बरपा हुआ है। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा मौजूद हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। विनोद जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या ये जो पिछली सीएजी रिपोर्ट्स पेश नहीं की गई थी, अभी आपने प्रियंका कक्कड़ को सुनाई, वो कह रही है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर सामान्य प्रक्रिया ही थी तो इस सामान्य प्रक्रिया को पहले पूरा कर लेते। अब बेनकाब होकर, बेआबरू होकर, बड़े तेरे कूचे से हम निकले, ये वाली स्थिति क्यों पैदा हो रही है? निखिल, बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। और अगर ये सामान्य प्रक्रिया है तो दिल्ली हाई कोर्ट को क्यों आदेश देना पड़ा? आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय में कि असेंबली में सीएजी की रिपोर्ट एक तरह से संवैधानिक वैधता है उसको रखना। तो अगर इस कानूनी प्रक्रिया को और ये संवैधानिक बाध्यता को आपने लागू नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेके बीजेपी तो एग्रेसिव थी चुनाव के समय में ही। और अब को अगर सीएजी की रिपोर्ट से इतना डर था तो जाहिर सी बात है कि आप उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे और बीजेपी ने इस बात को पकड़ लिया था कि आप क्यों डरे हुए हैं जी। तो सवाल इससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको सामान्य प्रक्रिया आम आदमी पार्टी कह लें, सीएजी के रिपोर्ट को कोई ज़्यादा तरजीह ना दें, वैल्यू नहीं करें। लेकिन आपको निखिल और हमें याद है कि अरविंद केजरीवाल जब करप्शन अगेंस्ट इंडिया के जो चला रहे थे मुहिम जी, उस समय में वो सीएजी रिपोर्ट और सीएजी को सबसे ज़्यादा एक भारत में एक मानते थे कि व्हिसिल ब्लोअर। केजरीवाल कहते थे कि अगर सीएजी नहीं हो तो फिर इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने 2G, 3G ये सारे जो घोटाले हुए हैं तो देश को लूट के लेके चला जाए। तो अगर उस समय में कांग्रेस के यूपीए के समय में अगर इस सीएजी की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी और एक सबसे बड़ा व्हिसिल ब्लोअर था तो फिर आज दिल्ली सरकार के लिए जब ये सीएजी की रिपोर्ट आई तो उसमें वो गलत क्या हो गया? सवाल मंशा से ज्यादा ये है कि आप जो एक केजरीवाल मॉडल प्रस्तुत किया था दुनिया के सामने में
और हर जगह जाके अपने मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को घुमाते थे, हर जगह इस बात को बताते थे कि हमने एक रिवॉल्यूशन कर दिया है। ये सारे रिवॉल्यूशन के दावे को आप एक तरह से सीएजी ने एक आपको बेनकाब कर दिया है कि एक मोहल्ला क्लिनिक में एक टेम्परेचर नापने का थर्मामीटर ना हो, ब्लड प्रेशर नापने का वहां कोई मशीन ना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये किस तरह की ठगी थी। 1 मिनट के अंदर में अगर किसी पेशेंट को जांच करके उसको रिपोर्ट दी जा रही है, तो सवाल ये है कि ये सिर्फ एक फ्रॉड ही साबित हुआ है। तो ये बात दुरुस्त है अपने आप में कि आपका मॉडल सिर्फ जनता के बीच में एक तरह से भ्रम पैदा करके आपने ओछी सियासत की है, उसका ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं निकला, न लोगों को हेल्थ सर्विस में कुछ ऐसा चमत्कार दिखा। निखिल जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से पिछली रिपोर्ट जो आबकारी नीति को लेकर की थी वो पीएससी को भेज दी गई, तो इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो जो आज पेश की जाएगी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या उसके आगे की जो रिपोर्ट्स है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या ये भी पीएससी को भेजी जाएगी या सदन इस पर क्या कार्रवाई कर सकता है? निखिल, ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि पीएससी में इसकी चर्चा होती है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के एमएलए होते हैं, और उसमें जब इसकी रिपोर्ट को रखी जाती है तो उस रिपोर्ट में चर्चा के साथ साथ कार्रवाई की भी अनुशंसा होती है। पीएससी रिपोर्ट, उसमें जो घोटाले हैं हुए हैं, उसमें जो राजस्व की क्षति हुई है, उन सब चीज की व्याख्या होती है और उसके बाद उसकी कार्रवाई की भी बात होती है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है असेंबली की, और असेंबली इस प्रक्रिया को अपना आगे बढ़ाया है, पीएससी की रिपोर्ट में जाएगी। लेकिन ये जनता के लिए जानना जरूरी था इस बात को निखिल, कि जो सीएजी ने, चाहे वो लिकर पॉलिसी के बारे में हो या हेल्थ के लेके हो, उन्होंने जो सीएजी की रिपोर्ट दी है वो कम से कम जनता को बता दिया है कि भाई सिंपल सी एक चलता फिरता शीला दीक्षित के समय के जो हॉस्पिटल्स थे, जो नॉर्मल तरह से वहां पे सिस्टम बना हुआ था हेल्थ सेवा के, आपने उसको भी खत्म कर दिया। और अभी अगर दिल्ली के कई हॉस्पिटल में आईसीयू के वार्ड भी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में वो सारी चीजें इक्विपमेंट नहीं है, आप उसके बदले में मोहल्ला क्लिनिक का ये नाम फैला के लोगों में एक क्रांति बनाने की बात कही थी, आपने दुनिया में इसका प्रोपेगेंडा किया। नतीजा लोगों के सामने में यही निकला कि ये एक सफेद हाथी सामने में आया, और लोगों का जो स्वास्थ्य सेवा था उसके मामले में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं कर पाया। तो ये झूठ कब तक चलता है? ये इस झूठ को कम से कम बिल्कुल, और ये देखने की बात होगी, बिल्कुल बिल्कुल ये देखने की बात होगी कि सियासत का, इस पूरी रिपोर्ट का दिल्ली की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है और क्या कुछ हो रहा है विधानसभा में? क्या कुछ ताज़ा अपडेट आप हमको देंगे? कब पेश की जाएगी ये सीएजी की स्वास्थ्य पर आधारित जो रिपोर्ट है वो? निखिल, 2 बजे आज दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले स्पेशल मेंशन में तमाम जो विधानसभा सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं या किसी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। थोड़ी देर में अब संभवतः 10-15 मिनट के अंदर ये रिपोर्ट पेश होगी। 3 बजे के बाद ये रिपोर्ट पेश होनी थी, सीएजी की रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर। इसमें तमाम खुलासों की बात कही जा रही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी पूर्व की, उसने पैसे का सदुपयोग नहीं किया, या फिर जो कुछ किया जाना था कोरोना के दौरान वो भी सुविधाएं नहीं दे पाए। जबकि हम जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कितना ढिंढोरा पीटा गया था, और उन मोहल्ला क्लिनिक में भी तमाम सुविधाएं नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है जो सूत्र बता रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगे। ये दूसरी रिपोर्ट होगी, इससे पहले आबकारी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट पेश हो चुकी है आबकारी विभाग पर, वो पीएससी को भेजी जा चुकी है 9 सदस्यीय समिति पर, उस पर चर्चा भी हुई थी, हमने देखा कल। और अब आज हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर ये रिपोर्ट पेश होनी है। तो अब बस ज्यादा समय नहीं है जब हम देखेंगे कि सदन के पटल पर ये रिपोर्ट रख दी जाएगी। ठीक है, दिल्ली की सियासत पर इसका असर किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बीजेपी के पास एक और मौका मिला है कि वो आम आदमी पार्टी की जो सियासत रही है उसको जनता के बीच बेनकाब कर सके कि सीएजी कोई राजनीतिक दल का लगाया आरोप नहीं है। सीएजी में अगर कोई बात जिक्र की जाती है तो प्रमाणिक दस्तावेज है जिसे सदन के पटल पर रखा जाता है। तो अब ये सवाल और गहरे होंगे कि क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही केजरीवाल और आतिशी की,
वो इन रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखने से बच रही थी और सारे हथकंडे अपना रही थी। और दूसरी बात यह है कि जब इस पर पीएसी बैठेगी, ये पैसा क्यों सही तरीके से खर्च नहीं हुआ, जैसे कि राजस्व के नुकसान की बात, शराब नीति में अब इसमें पैसा सही ना खर्च करने की बात, तमाम अनियमितताओं की बात, तो इससे आम आदमी पार्टी पर आरोप और गहरे होंगे, जो बीजेपी एक राजनीतिक दल को तौर पर पहले कहती रही थी विपक्ष में रहते हुए, और ये भी आरोप लगाती थी कि संविधान की दुहाई तो देते हैं, सीएजी रिपोर्ट का मामला उठाकर ही आंदोलन किया, राजनीति में आए फिर बाद में, और खुद सत्ता में जब आए तो सीएजी रिपोर्ट नहीं रखी सदन के पटल पर, और अब जब सत्ता से बाहर है तो जनता देख रही है कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार तमाम विभागों में किया। बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात कही कि जनता भी बहुत गौर से इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी सियासत को देख रही है कि आखिर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ कहते थे और क्या निकले आप। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, शैलेंद्र मिश्रा, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, लेकिन हम आपको आगे की रिपोर्ट्स में जोड़ेंगे फिलहाल। और इसके बाद बात करेंगे कि स्टालिन की डर वाली सियासत या ममता बनर्जी के भ्रम वाली सियासत, आखिर इसका क्या है असर और क्यों हो रही है इस तरह की सियासत, इस पर बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद फिर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात करेंगे स्टालिन के डर वाली सियासत या ममता बनर्जी की भ्रम वाली सियासत आखिर किस करवट बैठने जा रही है और क्या है इसका सच। क्या उत्तर और दक्षिण के बीच में भाषा के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं नेता? इस सवाल का जवाब हम टटोलेंगे इस अपनी रिपोर्ट के जरिए, और उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे इस पर विशेष और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस सियासत का असली सच। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो स्टालिन ने 2026 के असेंबली चुनाव से पहले पार्टी के भाषा को बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने पार्टी के लिए भाषा को बड़ा मुद्दा बनाया है। तमिलनाडु की सियासत में उनके एक और भाषा युद्ध की चर्चा काफी तेज हुई है। सीएम स्टालिन ने केंद्र की नई शिक्षा नीति की आड़ में डर की सियासत करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के अनुरोध के बावजूद स्टालिन ने नई शिक्षा नीति अब तक लागू नहीं की है अपने राज्य में। नई शिक्षा नीति में 3 भाषा नीति के तहत बच्चों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी वो अपने सिलेबस में 2 और भाषाओं को चूज कर सकते हैं। चुनावी घोषणाओं में स्टालिन उर्दू को अनिवार्य भाषा बनाने की वकालत करते हैं, लेकिन तेलुगु, कन्नड़ से 3 भाषा में विरोध करते हैं। डीएमके के नेता और सांसद कनिमोई कहती हैं कि हिंदी सीखने से क्या होगा, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा को लेकर तमिलनाडु क्यों कोई दिलचस्पी नहीं दिखा सका। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा है कि डीएमके की भाषा की सियासत से समाज में खौफ का माहौल बनाना चाहती है डीएमके इस सियासत के जरिए। उन्होंने कहा कि यह टोटल हिपोक्रेसी है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे तमिल के साथ अन्य कोई भारतीय भाषा रख सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में नहीं। क्या यह गरीब बच्चों के साथ जुल्म नहीं है? 10 साल के बाद सत्ता में लौटी डीएमके के विकास के मुद्दे पर शायद कमजोर दिख रही है। जाहिर है पार्टी ने भाषाई अस्मिता की भावनाओं को भड़काकर डिलिमिटेशन का भय दिखाकर 2026 का चुनाव सिक्योर करने की योजना बनाई है।
गृह मंत्री अमित शाह स्टालिन के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु की एक भी सीट कम नहीं होगी। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर लोकसभा में सीट कम होने की स्टालिन की सियासत को अमित शाह ने मिथ्या प्रचार कहा था। खौफ की सियासत में एक कदम आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के सामने धरना देने की बात कर रही हैं। आरोप है कि चुनाव से पहले फर्जी वोटर के जरिए उन्हें चुनाव हराने की योजना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि 2026 में वो दोबारा सत्ता में नहीं लौट रही हैं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं को वो बदनाम कर रही हैं जानबूझकर। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष के संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में, ये जो पूरी सियासत है इसका कितनी बार जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जा सकेगा? क्या डर की सियासत सत्ता पाने का जरिया बन गई है कि डराओ और सत्ता हासिल करो? और इस पूरे विषय पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक ट्वीट किया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी की वकालत करने वाले भाजपा नेता जोर देते हैं उत्तर भारत में चाय, पानी, पूरी खरीदने और शौचालय का उपयोग करने के लिए आपको हिंदी आनी चाहिए। एआई के युग में स्कूलों में किसी भी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में लागू करना अनावश्यक है। उन्नत अनुवाद तकनीक पहले से ही भाषा की बाध्यताओं को और बाधाओं को तुरंत दूर कर देती है। छात्रों पर अतिरिक्त भाषाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल करते हुए अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो वे बाद में कोई भी भाषा सीख सकते हैं। बाद में सच्ची प्रगति नवाचार में निहित है, भाषाई थोपने में नहीं। तो सच्ची प्रगति नवाचार में निहित है। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा सीखा जाना जरूरी है। उर्दू पर भी उन्होंने एम्फेसिस किया है, लेकिन कहा है कि जो तीसरी भाषा है या जो कोई भारतीय भाषा है वो सीखा जाना, उसको बाद में बच्चे सीख सकते हैं। और विज्ञान सीखे, नवाचार सीखे, भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कुशूल। और इस निज भाषा के साथ साथ जब आप भारतीय भाषाओं को सीखेंगे तो इन भाषाओं के जरिए ही विज्ञान हो या नवाचार, उसको पढ़ा जा सकेगा, समझा जा सकेगा, उसके सूत्र समझे जा सकेंगे, खोले जा सकेंगे। फिलहाल डीएमके नेता एमके स्टालिन को आपने सुना। अब कनिमोई क्या कहती हैं कि तीसरी लैंग्वेज के लिए बाध्यता ठीक नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं। We are fighting for our rights and the rights of our people. We've decided that and our people want a two-language policy, and if a child wants to learn another language, there are always opportunities. So why burden a child with a third language when it's absolutely unnecessary to do that? ये भी समझने की जरूरत है कि तीसरी भाषा जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो। उसके बावजूद इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है कि जैसे हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। हिंदी कहीं भी अनिवार्य नहीं है, ये आप जरूर समझ लीजिए। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने कहा है कि सीएम ने कैसे राज्य के बच्चों को थर्ड लैंग्वेज पढ़ने से वो रोक सकते हैं, आखिर वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? The CM has got to say, I will not allow your son or daughter to read a third language. When Chief Minister's own daughter runs a school, she teaches Hindi. I'm not even saying Hindi as a third language. When all the political leaders runs a school, Actor Vijay runs a school called Vijay Vidyashram, CBSE, teaches Hindi. When all the 39 India Alliance MPs, their sons and daughters, grandchildren, none of them study in a two-language school, all three-language school. All the 159 India Alliance MLAs, their children, grandchildren, we have challenged them for the last 15 days. Show us one of your children when you are speaking who's studying in a two-language. None of us could come out in the open and say their children are studying in a two-language school. Everybody is in a three-language school. ये गजब हिपोक्रेसी है। आप इस बात को समझिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 39 सांसद हैं, उनमें से एक का भी बच्चा या जो ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स हैं, वो किसी के भी बच्चे जो है वो 2 लैंग्वेज वाले स्कूल में नहीं पढ़ते, सब 3 लैंग्वेज वाले स्कूल में पढ़ते हैं। 3 भाषाएं अपने अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर ये गरीबों पर जुल्म क्यों? ये दोहरी सियासत क्यों? क्या राज्य में गरीबों को और जो मजलूम है, जो पिछड़े हुए हैं, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन बच्चों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? ये सवाल बराबर जो है अन्नामलाई और बीजेपी उठा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के परिसीमन को लेकर के कहा है कि राज्य में एक भी सीट कम नहीं होगी।
एक मीटिंग करने जा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में हम साउथ को अन्याय नहीं होने देंगे। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल ये जो डिलिमिटेशन होगा ये अनुपातिक होगा। मसलन अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और वहां की सीटें मान लीजिए दोगुनी कर दी जाती है 160, और लक्षद्वीप और तमिलनाडु को मिलाकर 40 सीटें हैं, तो वहां भी 80 सीटें हो जाएंगी। यानी अनुपातिक रूप से किसी की कोई सीट कम नहीं होगी। यह भी भ्रम और डर की सियासत है। आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। वो कहती हैं कि दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और इस पर समझकर सियासत करिएगा। क्या कह रही हैं आइए आपको सुनाते हैं। আমরা 26 দিন অনশন করতে পারলে ইলেকশন কমিশনকেও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আমরা কিন্তু ওখানে ধর্ণা দিনের পর দিন দিতে পারি। আমরা দিল্লি নই, আমরা মহারাষ্ট্র নই, আমরা বাংলা। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें, आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ सौरभ दुबे जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं। सौरभ जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। दुष्यंत नागर जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है विनोद मिश्रा जी। आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये जो डरा धमका कर सियासत करने वाली जो बात है कि आखिर लोगों के बीच में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना, जैसे आपने अभी पिछले लोकसभा चुनाव में देखा होगा विनोद जी, कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस बार कहा जा रहा है कि आपकी अपनी भाषा खतरे में है और जो डिलिमिटेशन के जरिए सीटें खतरे में है। किस तरह से देखते हैं इसको? लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी मैं बता रहा था, माफ कीजिएगा मैं देख नहीं पाया। प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत जी आपके पास भी आएंगे, स्वागत है आपका जी। निखिल मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक्चुअली 1 मार्च को स्टालिन का बर्थडे है और वो अपने जन्मदिन पे एक भव्य और एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि जो इलेक्शन के ईयर में अब 2026 में वहाँ असेंबली इलेक्शन है, तो इलेक्शन एजेंडा को लेके वो जाना चाहते हैं, तो कोई बड़ा एजेंडा और बड़ी रैली की तैयारी में है। ये उस रैली की भूमिका में आप जिसकी खौफ की सियासत कहते हैं, ये डर वाली सियासत, वो इसलिए है कि वो एक बड़ी भीड़ के दुनिया के सामने में और लोगों के सामने में रखना चाहते हैं। कायदे से 4 साल के गवर्नमेंट का स्टालिन को अपने रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए लोगों के बीच में, लेकिन उनके पास रिपोर्ट कार्ड रखने का शायद कुछ है नहीं। तो इसलिए वो सीधे सीधे इस बात पे आते हैं कि 3 लैंग्वेज जो पॉलिसी है एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो अगर लागू होगा तो हिंदी का वर्चस्व यहाँ बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई बार बता चुके हैं कि भाई हिंदी की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप अगर तमिलनाडु सरकार चाहे तो आप तमिल के मातृभाषा के साथ साथ कोई दूसरी भाषा में कन्नड़ भी रख सकते हैं, तेलुगु भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ये मंजूर नहीं है। आपको सियासत करनी है तो आप 1965 के भाषाई युद्ध का खतरा दिखाते हैं। आप लोगों को भड़काते हैं कि एक लैंग्वेज वार की जो है वो स्थिति बन रही है। तो सवाल है कि इतने झूठ और प्रपंच की सियासत भारत में क्या एक सक्सेस एजेंडा बन गया है? जो बात आप ममता बनर्जी की कह रहे थे कि वही, अब वो इलेक्शन में उनका भी 2026 का इलेक्शन है, तो सीधा सीधा एक संवैधानिक संस्था पे ही वो हमला करती हुई दिखती है और सीधे धमकी देती है कि मैं इलेक्शन कमीशन के सामने में धरना देने जा रही हूँ। अब ये सारी चीजें हैं कि आपके सामने अगर आपका काम इंपॉर्टेंट है, आपकी रिपोर्ट कार्ड अगर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये सियासत अब एक तरह से भारत की एक विपक्ष की सियासत में एक सुर्खियां बटोर रही है। कभी संविधान खतरे में, कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी भाषा खतरे में, कभी डिलिमिटेशन से संसद की सीटें खतरे में। तो ये सब अभी चलता रहेगा, लेकिन सवाल है कि जनता सब कुछ जानती है। जी बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है। दुष्यंत नागर, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? और डीएमके के सहयोगी भी है कांग्रेस, तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये तीसरी भाषा को आधार बनाकर और हिंदी जिसको अनिवार्य बताया भी नहीं गया है उसको आधार बनाकर और नॉर्थ साउथ डिवाइड किया जाए, लोगों के बीच में एक भाषाई युद्ध की बात कही जा रही है, कितना ठीक है ये?
देखिए, डिवीजन का काम तो सौरभ दुबे जी की पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई भाई को बांटना, आप देखिए इन्होंने पार्टियों में डिवीजन कर दिया, शिवसेना को तोड़ लिया, एनसीपी को तोड़ लिया, चाचा को भतीजे से अलग कर दिया। तो जबरदस्ती घसीट के तो लाए नहीं, जो टूटना चाह रहा था वो टूटा, जो टूटना चाह रहा था वो टूटा। देखिए, अगर ये लेते ही ना अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में, तो वो टूटते ही ना। अगर आप भाजपा में नहीं जाना चाहेंगे दुष्यंत जी, तो कहीं आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना जाएगा। पार्टी में देखिए, देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। जो 2024 चुनाव से पहले हमारे आरोप थे, वो आज भी आरोप हमारे खड़े हैं। संविधान को कमजोर करने का काम किया है। आज तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ, कास्ट सेंसस 2021 में होना था। देश के सामने आप आंकड़े नहीं आ रहे, आंकड़े नहीं आ रहे। तो गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, मैं सोच रहा हूँ अभी आप विषय पर आएंगे। नहीं हो रहा। आप कास्ट मैं विनोद जी का सेंसस जवाब दे रहा हूँ, भाषा पे भी मैं आ रहा हूँ। जी आइए ना, उस पे आइए। देखिए, महात्मा गांधी से लगा के आज तक भारत का एक नारा रहा है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो पूरा गणराज्य का जो मॉडल है, उसमें सभी क्षेत्रीयता को प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया, उसका सम्मान हमने किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है जी 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्स, फिर लोगों के अंदर ये भय व्याप्त करते हैं। फिर तीसरी भाषा लगेगी 1 नेशन 1 लैंग्वेज। ये कहाँ कहा 1 नेशन 1 लैंग्वेज कब कहा? सुनिए 1 मिनट, 1 नेशन 1 लैंग्वेज कब कहा बीजेपी ने या सरकार ने? अभी दुबे जी बोले नहीं है। आप पहले बोलेंगे तो वो कहेंगे। क्या पता ये बात आपको लग रहा है वो बोलेंगे? नहीं, इस तरह से देखिए, जो चीज नहीं कही गई है वो आपने कहा, वो नहीं बताइए ना। 1 नेशन 1 लैंग्वेज कब कहा? किसने कहा? किस नेता ने कहा? प्रधानमंत्री ने कहा? किसी और ने कहा? कह सकते हैं। अरे लीजिए, कह सकते हैं, ये कौन सी बात होती है? आप भी कैसी बात कर रहे हैं दुष्यंत जी? कह सकते हैं, इस आधार पर आपको ये आपको कहां से ये मिल गया कि वो कह सकते हैं? मतलब इस आधार पर बहस कर रहे हैं कि वो कह देंगे। चलिए, बढ़िया, अपनी बात कहिए। चलिए, अपनी बात कहिए। ठीक है, समझ गया। ठीक है सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है क्या देश में? क्या बताइए मुझे, उसके 4 फायदे विनोद मिश्रा जी बता दे। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कहाँ बात हो रही है? जब चर्चा करेंगे तो वो भी कर लेंगे। आप भाषा पर तो आइए। बता रहा हूँ, ये भूमिकाएं बांधते, लेकिन 2 चीजें आपने रखी, एक बंगाल का मॉडल रखा, एक आपने तमिलनाडु का मॉडल रखा। दोनों की तुलना नहीं हो सकती, दोनों के एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। ठीक है। तमिलनाडु की सरकार ने जहां विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, जहां वहां पे सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, जो राज्य के विकास की तरफ चला है, वैसी स्थिति बंगाल में नहीं है। बंगाल की नेत्री राजनीति कर सकती हैं, लेकिन स्टालिन जी का जो कैरेक्टर है, उनकी सरकार का जो भाई नई शिक्षा नीति में तीसरे लैंग्वेज को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, ये बताइए। पिछले 5 मिनट से आप बोल रहे हैं, आप ये छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। स्टालिन जी को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने काम के दम पे चुनाव जीत सकते हैं। अरे चुनाव की बात ही नहीं मैं पूछ रहा हूं, मैंने जो सवाल किया उसको आपने जवाब दे रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस का क्या स्टैंड है 3 लैंग्वेज पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी विसंगतियां हैं। चाहते तो हम भी हैं कि जिस प्रकार से चाइना में चाइनीज भाषा में शिक्षा दी जाती है, फ्रेंच में फ्रेंच भाषा में शिक्षा दी जाती है, इसी तरह हिंदी में केंद्र सरकार शुरुआत करे और एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। लेकिन इनका कहीं हिंदी के प्रचार प्रसार करने की इनकी मंशा नहीं है। ठीक है, चलिए आप यानी 1 नेशन 1 लैंग्वेज की बात अब आप कहने लगे 1 नेशन 1 लैंग्वेज की बात। मैं आता हूं सौरभ दुबे के पास। सौरभ दुबे, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को? क्या आप मानते हैं कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड करके चुनाव जीतने की सीधी सीधी रणनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं, खालिस सियासत? देखिए, जब तर्कों की कंगाली होती है तो कुतर्कों के जो ज्ञानी है ना, वो लगातार जो है विषय से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अभी बिल्कुल शेयर मार्केट गिर रहा है, उसकी कंगाली दूर कर दो पहले। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला नागर साहब, आपने तो मेरे ऊपर भी डायरेक्ट बहुत कुछ बोला, मैंने नहीं बोला। सुन लीजिए, जिस प्रकार से भाषा को लेकर के एक दक्षिण भारत में राजनीति हमेशा से देखी जाती है, वो वास्तव में जो अभी विनोद जी ने बताया वो कारण वही है। अपने उनके मुद्दे हैं नहीं। अभी कल उनकी 1 तारीख को जो है वो मार्च निकालने वाले हैं, उसके लिए पब्लिक आएगी कहाँ से? अगर वो इस तरह के बयान नहीं देंगे तो भीड़ इकट्ठा कहाँ से होगी? समस्या तो ये है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कह रहे थे, हिंदी की बात कर रहे थे कि सब राज्यों के पास अपनी अपनी भाषा है।
तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस तो मनाने का उन्होंने ही सबसे पहले जो है उसकी घोषणा की थी। और दुर्भाग्यवश 1950, 1951, 1952 3 वर्षों तक हिंदी दिवस मना भी नहीं पाए। 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। अब आ जाइए जो लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है, जो अपने राज्य के भाषाई लोग बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप देखिए जो हिंदी भाषा को श्रेणी ए में जिन राज्यों को रखा गया, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, अगर इन भाषाओं को श्रेणी ए में रखा गया तो क्या इनके पास अपनी भाषाएं नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भोजपुरी भाषा नहीं है? क्या मैथिली भाषा बिहार के पास नहीं है? क्या ब्रज भाषा जो है मथुरा से लेकर के बोली जाने वाली अपने पास नहीं है? लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि जो हमारा देश संविधान से चलता है, जो संवैधानिक तरीका है, उसका हम पालन निश्चित रूप से करेंगे। और इसी के नाते जो पूरे सारे राज्य मिलाकर के एक देश, भारत देश का निर्माण हुआ है और उसी के तहत एक संविधान बना है। अभी जो लोग पूरे चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये कह रहे थे कि संविधान, बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, अब वो दूसरा इसका पार्ट लेके आए हैं। अब वो ये लेकर के आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन में है, सत्ता में है, तो जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उससे हिंदी भाषा को ला करके क्षेत्रीय भाषाओं को खत्म कर दिया जाएगा। ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं स्टालिन, अगर आप स्टालिन जी की राजनीति देखेंगे तो वो साफ साफ हिंदुत्व विरोधी राजनीति रही है, क्योंकि उन्होंने लगातार हिंदुत्व पे वार किया है। भाई डेंगू और मलेरिया तो उन्होंने बताया है, कई बार उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की है। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे ममता बनर्जी हो और चाहे वो स्टालिन हो, इनकी जो अपनी भावना है वो हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी है। एक सनातन धर्म से इनको चिढ़ा, उसकी वजह से जानबूझ करके हिंदी के बारे में भ्रमित जो है वो वहां पर माहौल बनाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर, मथुरा और जो है अभी महाकुंभ में नहाने अगर आप देखेंगे तो वहां की जो लोकल जनता है, चाहे वो तमिलनाडु की हो, आसाम की हो, पूर्वोत्तर से हो या फिर केरला से साउथ में हो, सारे भारत के लोग मिलकर के बढ़ चढ़ करके आकर के स्नान भी करते हैं, भगवान राम के मंदिर में दर्शन भी करते हैं, काशी विश्वनाथ भी जाते हैं। और तमिल का अगर संगम देखेंगे आप, जो तमिल में के बारे में कहा जाता है, वो अगर काशी विश्वनाथ के पास आप जाएंगे, वहां घाट पर बैठेंगे तो एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है जिसको तमिल समागम का नाम दिया जाता है। और वो लगातार भारत सरकार, क्या वहां की राज्य सरकार कई वर्षों से करती आ रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो बांटने की राजनीति है, यही स्टालिन के पिताजी ने किया था, यही स्टालिन कर रहे हैं। और पूरी की पूरी डीएमके, जिसके पास अपने जो मुद्दे नहीं होते हैं, वास्तव में वो जनता से किए हुए वादों से जो है उनको पूरा नहीं कर पाती, इसलिए अनावश्यक रूप से हिंदुत्व के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, हिंदी भाषा के ऊपर लगातार वार किया जाता है। इसीलिए जब आपने नागर साहब से पूछा तो वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, बजाय इसके गोल गोल घुमाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कर देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं कहा या किसी भी मंत्री ने ऐसा नहीं कहा कि हिंदी भाषा को जो है वो जो वहां पर थोप दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि हिंदी भाषा एक अपनी भाषा है, आपकी जो अपनी भाषाएं हैं उसको भी स्वीकार करिए, उसमें भी बातचीत करिए, लेकिन जो हिंदी भाषा को एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दर्जा दिया, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोग उसका तो सम्मान करें। अगर वो उससे भी भागेंगे तो मुझे लगता है कि अपने ही पहले प्रधानमंत्री, बड़े नेता के साथ वो जो है न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। प्रसेनजीत बख्शी के पास आऊंगा। प्रसेनजीत बख्शी, ये जो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है कि भाई फर्जी वोटों के जरिए ये जीतना चाहते हैं, क्या दरअसल इसमें तो कई बार लगता है कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, कहना वो कुछ और चाहती हैं या सीधे सीधे कुछ जो सियासत का निशाना कहीं और है? देखिए निखिल, पहले तो ये बात बता दो, आपको याद होगा कि जब अशोक गहलोत राजस्थान में चीफ मिनिस्टर बने थे तो वो चुनाव की समय पे और चुनाव के गिनती की दिन शायद राहुल गांधी ने बताए थे कि हम ईवीएम के खिलाफ है और चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने लगातार धरने पे बैठेंगे। तो उसके बाद जब ईवीएम का गिनती हुआ, कांग्रेस का जीत निश्चित हो गया, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने और आज तक राहुल गांधी बताया नहीं कि कब वो इलेक्शन कमीशन के सामने लगातार धरने पे बैठने के लिए जा रहा है। शायद विनोद आपको भी याद होगा ये बात। तो ये मेरे ख्याल से ये जो राहुल गांधी का ईवीएम के खिलाफ लड़ाई, ममता बनर्जी का वोटर लिस्ट का लड़ाई सिर्फ उसी तरह की है, तब तक है जब तक अगर वो आने वाले चुनाव में जीत ना जाए। अगर जीत जाए तो ठीक है, अगर जीत ना पाए तो इसके बारे में सोचा जाएगा। इसमें कहानी यह है निखिल, पूरे देश को समझना चाहिए कि
ये सच्चाई है, जो सच्चाई को ममता बनर्जी काल बताया नहीं कि हिंदू बंगाल की जो चुनाव वोटर लिस्ट का रिवीजन है, उस रिवीजन में कितने लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी घुसा के रखे हैं, पहली बात। और उनको वो अपने पत्ते खोल के लड़ाई लड़ती है ममता बनर्जी, ये एक तरीका है ओपनिंग माने शोइंग द कार्ड। ये उन्होंने कार्ड शो कर दिया कि मैंने तो मुसलमानों को भर भर के रखे हैं, अब अगर ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोल के आप इनको काटने का कोशिश करेंगे तो तब मैं हल्ला मचाऊंगी कि मुसलमानों को, हिंदुस्तान की मुसलमानों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है। इसका रास्ता वो खाली करने के लिए, इसका रास्ता वो सामने रखने के लिए कल अपने ये जो 2026 की चुनावी करवटें लेने वाली थी, तो इस करवट में उन्होंने चुनाव तालिका या वोटर लिस्ट के बारे में बताया, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से घुसाया हुआ है। यह है बिटवीन द लाइंस कि ये पश्चिम बंगाल आने वाले दिनों में जो 30% हम मुसलमान वोटर कहते थे, वो अगर 32% हो जाए तो ममता का ये सोच है, अगर हिंदू 2-1% कम भी वोट दे तो चलेगा, क्योंकि उन्होंने मृत्यु कुंभ कह दिया। उनको पता है कि बंगाल से 2 से 2.5 करोड़ लोग कम से कम प्रयागराज गए हुए हैं पिछले 45 दिनों में, तो वो डरी हुई है। और इसीलिए ये जो मुसलमान वोट की जो नाम है, और कल जो उदाहरण डाले थे, सारे के सारे उदाहरण मुसलमानों का डाले थे, किसी रायगंज का, किसी इसका इधर का मुसलमानों का डाले थे। एकदम सीधा सीधा उनका मैसेज था कि आने वाले दिनों में किसी मुसलमान का नाम अगर निकालने की आप कोशिश करेंगे तो हम कल का जो नेताजी इंडोर स्टेडियम का भाषण है उसका उदाहरण देंगे कि मैंने तो पहले ही कह दिया था। जी 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 बिल्कुल ठीक बात है। एक बार वापस आते हैं दुष्यंत नागर के पास, और आपने देखा कि सौरभ दुबे जिस तरह से कह रहे हैं कि हिंदी नहीं हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं डीएमके के तमाम नेता, और दरअसल ये जो चुनावी सियासत है उसी को ध्यान में रख करके ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका विरोध है। दुष्यंत जी देखिए, ये तो इनका विश्लेषण है, वहां पे इनकी पार्टी को स्थान नहीं मिल रहा, डीएमके के ऊपर इन्होंने काफी डोरे डालने की कोशिश की, अपने गठबंधन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन आदरणीय स्टालिन जी ने इनके प्रस्ताव को नकार दिया। तो ये ऐसे मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने राज्यों में जिस प्रकार से आर्थिक संकट राज्य सरकारों के सामने खड़ा हो रहा है, तो राज्यों पे लोन बढ़ रहा है, ऋण बढ़ रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार के पास में कोई व्यापक योजना है, उस पे ये बात नहीं करेंगे। राज्यों को विकास के लिए जिन राज्यों में कुछ समस्याएं आपके पास हैं, सचमुच में मैं आई एम सॉरी टू से दुष्यंत जी, लेकिन आपके पास सचमुच में शायद तथ्य नहीं है। आप बात कहां से शुरू करते हैं, फिर आप अर्थ जगत पे आ गए, फिर आप रोजगार की बात करेंगे, और आपने कहा कि ये बिल्कुल नहीं, और आपने कहा मैंने इसलिए नहीं बीच में रोका आपको कि आपको टोकेंगे तो आपको लगेगा टोक रहे हैं। आपने कहा कि इनके पास ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भाई हिंदुत्व को मलेरिया और डेंगू कहा या नहीं कहा, ये तो सबके सामने ओपन फैक्ट है, तो ये कैसे अनर्गल आरोप कहां से हो गए? निखिल नागर साहब, मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं, आपके पास आज कुछ नहीं है कहने के लिए। अरे आपके पास कुछ नहीं है, आप बेवजह टाइम और फालतू फुटेज खा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है सर, मैं आपको कह रहा हूं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। आपको मैं पॉइंट दे रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, आपको मैं याद दिला रहा हूं नागर साहब, आप सुनिए तो सही, आपको मैं याद दिला रहा हूं। कौन नेता आपका राहुल गांधी ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक? आपका नेता राहुल गांधी ने ये भ्रम पैदा करने वाले दक्षिण में आपके पहले नेता थे। 2024 के इलेक्शन से पहले उनका कैंपेनिंग सोचिए, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। कहां गए उनके उस नारे की बात? आज अगर ये बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं इस बात को कह रही है कि राहुल गांधी का नेता था डिलिमिटेशन के नाम पे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और इसके बाद भी गृह मंत्री ने इसकी बात की पूरी तरह से साफ किया है कि ये कोई भ्रम नहीं चलेगा। जो एक मिनट आप सुन लीजिए, आपके पास कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं तो आप मानिए बात को। आपके पास नहीं है बॉस, आप पहले सुनिए। वो जो सियासत की बात मैं कह रहा था, निखिल आपको कह रहा था, मैं बड़ी देर से आपका सुन रहा था। आप कहां की बात कहां ईंट पाथर रोड़ा जोड़े जा रहे हैं, सुनिए समझिए बात। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विरोध करते करते स्टालिन
एक बार सुनिए तो सही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करते करते स्टालिन संस्कृत भाषा का विरोध करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा ये हिंदी तो बहाना है, उनका काम है संस्कृत को लादना चाहते हैं। वो कह रहे हैं संस्कृत आर्य की भाषा है, इसलिए यहाँ आएगा तो हम विरोध करेंगे। अरे भैया, तुम्हारे पिताजी का नाम करुणानिधि था, तुम्हारी पत्नी का नाम दुर्गा है, कहाँ से आया ये नाम? मिटा दोगे आप पूरे तमिल के संस्कृति को? आज जो दुबे जी बता रहे थे, समझिए इस बात को, समझिए। आप लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये काशी तमिल संगम जो है उसको देखिए कि दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा तमिल को अपने काशी में किस तरह से उसको एक तरह से सम्मान मिला है। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्कृति काशी और तमिलनाडु के, उसको किस तरह से जोड़ने का और एक मंच दिया गया है। ठीक है विनोद जी, आप समय कभी हमारे पास देखे हो गया। हो वीडियो जब काशी तमिल से लोग आते हैं और बनारस में आके किस तरह का उत्साह और माहौल बनाते हैं? प्रसेनजीत बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रसेनजीत बक्षी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए, सुन तो लीजिए भाई, हो गई डिस्कशन। प्रसेनजीत बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और मैं फिर एंड करूंगा सौरभ दुबे के साथ एक कमेंट के साथ। प्रसेनजीत बख्शी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जल्दी। चाहता हूँ। हाँ, मैं इसी में मैं बंगाल छोड़ के थोड़ा तमिलनाडु जाने की कोशिश कर रहा था। मैं छोटी सी एक दो बात कह दूं। पहली बात तो है कि मैं बंगाली हूं और फक्र है मुझे मैं बंगाली हूं, लेकिन फिर भी मैं हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसीलिए ना मेरा नौकरी बचा हुआ है आज। तमिलनाडु में जो स्टालिन है उनका पिता करुणानिधि है, वहां पे सबका पिता करुणानिधि नहीं है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज बताया गया है, इसका पीछे कई सारे कारण है। सबका पिता करुणानिधि नहीं है, कुछ का पिता मेरे जैसे पिता है कि जिनको बांग्ला की अलावा अगर हिंदी और अंग्रेजी है तो मैं दुनिया में कुछ करके अपना पेट और परिवार का पेट चला सकता हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि तमिल जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, उस भाषा अगर मजबूत है, अगर जिस तरह से स्टालिन और बाकी लोग कहते हैं कि ये मजबूत भाषा है, तो किसी तरह से डरने का कोई बात नहीं है। ये स्वाभाविक है कि जो बच्चा किसी डॉक्टर के पास चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, कि जब बच्चा छोटा रहते हैं ना, तब जितना सारे हो सके उनको भाषा सिखाया जाए। वो उनका जो रिसेप्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं और उनको भाषा सिखाया जाए। उम्र बढ़ते हुए जी बिल्कुल, ये तो जो तर्क है कि बाद में सीख लेंगे, सारे चीजें नागर साहब जैसे लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से तो सहमत है। ये जो तर्क है कि बाद में सीख लेंगे, बच्चा बाद में नहीं सीखता। अगर आज आपसे दुष्यंत नागर जी कहा जाए कि आज के समय में आप दूसरी लैंग्वेज सीख ले, तो शायद वो मुश्किल है, हम सबके लिए मुश्किल है। मैं चलते चलते आखिरी कमेंट सौरभ दुबे से चाहूंगा। सौरभ दुबे, इस सियासत को किस मोड़ पर देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इसको राज्य के लोग? देखिए, ये जो तोड़ने वाली सियासत है, तोड़ने वाली राजनीति है, यही करते करते ये जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन गई है। उसके पुरोधा जो दुष्यंत नागर जी यहाँ पर बैठे हैं, 101 सांसद आपको मोहल्ले में नजर आते हैं। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने अमेरिका के अंदर जाकर के एक बयान दिया था जो इसी भाषा को लेकर के, तमिल भाषा को लेकर के, और वहां पर भी भारत के बाहर विदेश में भी उन्होंने भारत को तोड़ने की एक साजिश जो है, भारत को तोड़ने की एक बात कही थी, जिस पर जनता ने करारा जवाब लगा। ठीक है, चलिए, आपको मुझे लगता है कि दुष्यंत नागर मुझे लगता है कि एक जो है कम से कम स्टैंड आप लोगों को जरूर लेना चाहिए डीएमके के इस पूरे मुद्दे पर। आप लोगों को भी बयान जारी करना चाहिए। फिलहाल भारत के प्रत्येक अब आपके पास को अपने अनुसार भाषा चुनने का अधिकार है। तो वो तो कहा ही जा रहा है, उसमें कहाँ डिफरेंट बात कर रही है? वो तो कहा है 3 भाषा चुनी जा रही है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कि अभी बीजेपी के अन्ना मलाई का जो बाइट था, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जितने भी वहां पर सांसद हैं, विधायक हैं, उनके बच्चे 3 लैंग्वेज स्कूल में पढ़ते हैं और गरीबों को चाहते हैं कि 2 लैंग्वेज स्कूल में पढ़े। ये कौन सी सियासत है? इसको देश देख रहा है, समझ रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि तमिलनाडु की जो आम जनता है वो भी देख रही है और समझ रही है। और इसीलिए इस बार 1967 की तरह जब ये भाषाई युद्ध थेपने की बात करते हैं, तो वो जनता सड़कों पर नहीं है, उसका विरोध नहीं है, क्योंकि वो भी जान रही है कि इसमें खालिद सियासत के सिवा और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, सौरभ आपका, दुष्यंत आपका, विनोद जी आपका, प्रसेनजीत बख्शी आप सभी का। और इसके बाद बात करेंगे मुखिया पति को नो। आखिर मुखिया पति यानी प्रधान पति को नो कैसे, क्या उनका रौला अब पंचायत में नहीं कटेगा? जरूर इस पर बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी कि क्या जो गांवों में, पंचायतों में प्रधान पति या मुखिया पति का रौला जो रौब गालिब करते थे, क्या वो नहीं हो सकेगा? मुखिया पति को नो। पंचायती राज की एक रिपोर्ट, एक दरअसल कमेटी ने ऐसा कहा है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी के साथ ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने का एक शानदार प्रयास था। महिलाओं की राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने और समावेशी ग्रामीण विकास को संभव करने के लिए महिलाओं की भूमिका बढ़ाई गई। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में प्रधान पति, मुखिया पति या सरपंच पति ने चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका को पीछे ढकेलते हुए समाज में अपने रौब वाली पहचान बना ली थी। एक लोकप्रिय वेब सीरीज पंचायत में गांव के अंदर चलने वाले पंचायत भवन और मुखिया पति के रुतबे को प्रमुखता से दिखाया गया है और ये तमाम गांवों की कहानी को दरअसल परिलक्षित करती है। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रधान पति की संस्कृति पर नकेल कसने के लिए एक कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस कमेटी ने इस तरह के मामले में कठोर दंड के प्रावधान की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि पंचायत के कामकाज में पतियों की भूमिका पर लगाम लगे ताकि महिला प्रधानों की शक्तियों का दुरुपयोग न हो सके। कमेटी ने अब पंचायत की बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की सिफारिश की है। वर्तमान में देश में 32,29,000 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं। इसमें महिलाओं की संख्या करीब 15.5 लाख है। कमेटी ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों का एक संघ बनाने का सुझाव दिया है जिससे वे अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई थी, लेकिन 20 से अधिक राज्यों में इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अब सवाल है कि जब तक पतियों की भूमिका बनी रहेगी तब तक इन विशेष आरक्षण का क्या फायदा होगा? तो जब तक पतियों की भूमिका बनी रहेगी तब तक महिलाएं भी सही मायने में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगी, या ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर प्रधान नहीं बन सकेंगी। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए अनुज यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को उन्होंने फॉलो किया है और दरअसल अगर कहा जाए कि गांव की सियासत को भी बहुत करीब से जानते हैं अनुज, अब किस तरह से आपसे बेहतर कौन बताएगा कि जिस तरह से प्रधानपति रौब गालिब किया करते थे, क्या समझा जाए कि इस कमेटी की सिफारिश के बाद अब प्रधानपतियों के दिन लद गए? बिल्कुल निखिल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पंचायतों के अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने की पिछले काफी समय से जो एक बड़ी कोशिश चल रही है, उस पर इस तरह की जो खबरें आती थी, निश्चित तौर पर यह बड़ी दुखदाई खबरें होती थी कि महिलाओं को आपने पंचायतों में 50% का आरक्षण तो दे दिया, उनको संवैधानिक पदों पर तो बैठा दिया, लेकिन उनके पति आज भी उनके जो पद हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सबसे छोटा आप उदाहरण देखें, जो क्षेत्रीय पंचायत अध्यक्ष बनती हैं महिलाएं, प्रधान गांव की बनती हैं महिलाएं, उनके पति ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में उस पे साफ तौर पर लिखवाकर चलते हैं कि वहां की जो प्रधानपति हैं वो अपने को लिखवा लेते हैं। और इस तरह की खबरें भी आई थी कि जो जिला अधिकारी और जिला विकास अधिकारी की बैठकें होती थी, उसमें भी इसी तरीके के प्रधानपति जो हैं वो बैठकों में पहुंच जाते थे। लेकिन पिछले काफी समय के अंदर हालांकि
महिलाओं के अंदर काफी जागरूकता आई है। अधिकारियों ने इस पर जिला स्तर पर तो नकेल कसने की पहले से ही शुरुआत कर दी थी और ऐसे में कई मामले तो ऐसे आए थे कि ऐसे प्रधान पति और मुखिया पतियों को डीएम ने उन्हें गिरफ्तार करने तक के आदेश दिए थे, जो बैठकों में जाते थे अपने पत्नी जो प्रमुख होती थी उसकी जगह पे। तो निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन की तरफ से इस पर पहले से ही काफी एक तरीके से नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पंचायती राज मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया था अक्टूबर 2023 में। उसने अपनी रिपोर्ट जो है मंत्रालय को पेश कर दी है, जिसमें कुछ सुझाव दिए हैं कि इन मामलों को देखते हुए जो कुछ सख्त नियम हैं वो बनने चाहिए और महिलाओं को जागरूकता के ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाने चाहिए। हालांकि उसमें इस बात की भी सिफारिश है निखिल कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं वो एक बड़ा संवैधानिक पद होता है जिले के अंदर। जिले के अंदर जितनी पंचायतें आती हैं उसकी मुखिया होती हैं, उसकी अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष करती हैं और जिले के जो विकास अधिकारी और जिलाधिकारी होते हैं वो उनके साइड में बैठते हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष की एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो, इस तरह की सिफारिशें की गई हैं। सख्त कानून बने, नियम बने, ऐसी उसके अंदर सिफारिशें की गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो समिति की रिपोर्ट है इसके बाद देश भर के अंदर निश्चित तौर पर ऐसे सख्त नियम बनेंगे कि प्रधान पति नहीं बल्कि जो महिला प्रधान है उसी को ही एक तरीके से जो पद दिया गया है पंचायतों के अंदर वो ही उसकी निगरानी करते हुए नजर आएंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है तो निश्चित तौर पर उनके अधिकार उन तक उनके पास रहें, ये बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।